हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसओ क्लासेज पे। मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के यानी विज्ञान के चैप्टर 2 का अम्ल, क्षार और लवण का ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाने का प्रयास है कि आप इसे ऑडियो के रूप में कभी भी सुन सकते हैं, ऑडियो के रूप में डाउनलोड करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है मैंने। तो आइए चलिए प्रयास करते हैं। कहा गया है मेरे दोस्तों, बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो आइए चलते हैं और इसको शुरुआत करते हैं। और इसको मैं अपना आवाज़ को धीमा करके रखूँगा क्योंकि आप जब भी ऑडियो सुने आपको चुभे नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं। इसको क्या करते हैं, देखिए अम्ल, क्षार और लवण, इसका आपके चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें से पहला आता है कि अम्ल क्या है। पहला प्रश्न है कि अम्ल क्या है। तो अम्ल आपके पास सामने लिख दिया है मैंने। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यही तो है, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे और जिसका पीएच मान 7 से कम हो और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, वही क्या है, अम्ल है। आज जितने भी सारे वस्तुएं पाई जाती है वो सारा पदार्थ है। जितने भी जगत में जो भी चीज़ें पाया जाता है वो पदार्थ है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे और जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल के हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका रासायनिक सूत्र HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये अम्ल का उदाहरण है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका उपयोग ये अग्निशामक यंत्र जो आता है ना, आग बुझाने वाला, उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सिरिका में पाया जाता है। ये पेट की अम्लीयता को कम करने में काम आता है ना। फार्मिक अम्ल CHCOOH, या इसको ऐसे बोल सकते हैं COOH2, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, फार्मिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में, और चींटी और बिच्छू सबके डंक में पाया जाता है, जिसको इससे हम लोगों का जलन होती है महसूस ना, इसीलिए हम लोग का क्या होता है, फार्मिक अम्ल के कारण ही पनपनाने लगता है, जलन होने लगता है। तो ये अम्ल आपका। अब देखिए अम्ल के बारे में कुछ जानते हैं। अम्ल कह रहे हैं कि किसी अम्ल की ऑक्सीजन, किसी भी अम्ल में अम्ल की ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक होता है या 7 से कम होता है। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ये फिक्स है कि ऑक्सीजन की मात्रा या तो 2 से अधिक होगा, न तो 7 से कम होगा, यानी कुल मिलाकर 2 से 7 तक होगा, ठीक है। किसका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मात्रा। जिस अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो या 2 हो, उसे क्या कहते हैं, उदासीन अम्ल कहते हैं। वो उदासीन होता है। जिस अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा 1 या 2 हो, उसे उदासीन अम्ल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अम्ल, भस्म और लवण का। अम्ल कह रहा है, अम्ल में बहुत सारे अपना वैज्ञानिकों ने कुछ अपना मत रखा। देखिए लुईस द्वारा अम्ल क्या का, और लुईस एक वैज्ञानिक है, लुईस का नाम, लुईस बोल रहे हैं कि लुईस के द्वारा अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये कौन बताया है, ये लुईस बताया है, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, ब्रिटेन और लैरी, 2 वैज्ञानिक थे, ये दोनों वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन और लैरी। ब्रिटेन और लैरी के अनुसार वो कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। देखिए एक ही बतिया को घुमा कह रहा है दोनों। लुईस कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो भाई ग्रहण करता है तो प्रोटॉन देवे करेगा। अब ब्रिटेन कह रहा है कि वो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। वही बात हो गया कि वही लड़कियां वही है, किसी के लिए क्या है, बहू है, तो किसी के लिए बेटी है। अपना देखने का नज़रिया है ना जी। तो चलो चलते हैं आगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि आर्हेनियस क्या कह रहे हैं भाई, आर्हेनियस कह रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आर्हेनियस। हम तेरी जुल्फों को इस कदर संवार देंगे, मतलब हम तुम्हारे लाइफ को इस कदर संवार देंगे कि कुछ आदमी बन जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल के कुछ प्रकार हैं, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब प्रकार हैं अम्ल के। अम्ल, सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, सांद्र मतलब होता है मोटा, गाढ़ा, ठीक है। वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, पंछुछुर हो, ना जल, अम्ल की मात्रा अधिक हो यानी कि गाढ़ा हो,
और जल की मात्रा कम हो। मान लीजिए कि आप चीनी पानी शरबत बना रहे हैं, चीनी को मान लीजिए कि अम्ल है, चीनी ज़्यादा डाल दीजिए, आप पानी कम डालिए, तो वो शरबत कैसा होगा? गाढ़ा एकदम ना जी, मन भर जाएगा, गिरवा जाए मन। तो यानी कहने का मतलब कि अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं ना, गाढ़ा कहते हैं। ऐसे अम्ल का उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जिसको कहते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल भी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सांद्र अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं तनु अम्ल। तनु मतलब ढीला, पतला, या कह सकते हैं पंछुछूर भोजपुरी में ना जी, यानी कि तनु अम्ल वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम हो लेकिन जल की मात्रा अधिक हो। वही बात, अगर चीनी को अगर आप अम्ल मानते हैं तो चीनी की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तो पंछुछूर नहीं हो जाएगा जी, तो ये तनु अम्ल हो जाएगा। वैसा विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है या तनु अम्ल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल वही है जो सांद्र अम्ल वाला है। जो सांद्र अम्ल में है उसमें ज़्यादा जल डाल दीजिए, हो जाएगा तनु। H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है आपके पास, और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कर दीजिए कि उसमें पानी डाल दीजिए 2 बाल्टी, तो वो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान से रखना है। अगला बढ़ते हैं। देखिए अम्ल क्षार लवण के अम्ल के प्रकार में प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल आ गया तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। हाइड्रोजन आयन तो देना अम्ल का काम है, पहले बात आप दिमाग में घुसाइए, अम्ल का काम है हाइड्रोजन आयन देना, क्यों? आर्हेनियस के अनुसार कहा गया है ऐसा। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल मतलब तो जो ताकतवर हो, प्रबल, और दुर्बल मतलब जो ताकतवर नहीं हो, जो कमज़ोर हो। यानी कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, जब पूर्णतः आयनित हो गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया ताकतवर। पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन अगर देता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वो सांद्र अम्ल के भी उदाहरण है और प्रबल अम्ल के भी। दुर्बल अम्ल का उदाहरण, दुर्बल अम्ल क्या है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, अब जब आंशिक रूप से आयनित होगा तो कमज़ोर होगा, तो आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण में हो जाएंगे कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और H3BO3 बोरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल इसको कहते हैं। तो बोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि उदाहरण से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आप सभी लाइक शेयर कीजिए। देखिए अम्ल के कुछ गुण आते हैं, अम्ल के कुछ गुण पढ़ते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या है? भौतिक जो भौतिक जगत में हो रहा है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये एक इसका गुण है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी एक इसका गुण है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्ल की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। वो किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं सड़ने गलने से ना जी। उसके बाद है इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अम्ल को एक और चीज़ बोला जाता है तेजाब। और जब तेजाब आपके चेहरे या कागज़ या लकड़ी किसी पर पड़ेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा उसका हालत। तो इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। तेजाब अगर एसिड, इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई फेंक देगा तो पूरा मुंह झुलसा जाएगा, एकदम जल जाएगा। ये एसिड है, एसिड खराब चीज़ है, ठीक है, तेजाब है ये, इसको तेजाब कहा जाता है। तो देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और कैसे याद रखेंगे हम लोग उसको? एक हम ट्रिक बनाए हैं, अनील। अनिल, अनिल से क्या हो जाएगा? अनिल, अ से अम्ल, नीले लिटमस पत्र को, अ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे? अनिलवा पे लागल वाला छन, लाछन। इसको कैसे याद रखेंगे? अनिलवा पे लागल वाला छन मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालने पर नीला हो जाता है। न से नीला याद हो जाएगा कि नहीं? तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। अनिलवा पे लागल बा लाछन, किसी भी चीज़ का लाछन अगर उस पर आरोप लगा दिया जाए तो उसे लाछन बोलते हैं हम भोजपुरी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अम्लों के गुण में कुछ रासायनिक गुण भी है इसका।
कुछ भौतिक गुण है तो कुछ रासायनिक गुण भी हैं। जैसे मान लीजिए कि अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, धातु के साथ अपक्रिया, ये रासायनिक गुण हो जाएगा। तो अम्ल धातु के साथ, सक्रिय धातु को भी है, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे है धातु, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, लवण भी बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी छोड़ते हैं। जैसे देखिए, इसको आप समीकरण से देख सकते हैं कि अम्ल प्लस धातु समीकरण के लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। उदाहरण के लिए Zn प्लस H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। ये हो गया। दूसरा आपके लिए देखिए, अब हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस के कुछ गुण हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे पहचानिएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे है, तो इसके लिए एक आपके बुक में दिया गया है एक एक्सपेरिमेंट, आपके लिए फिगर मैं लगा दूंगा, हाइड्रोजन गैस को कैसे पता किया जाता है। एक बार दिया था शायद सवाल, ठीक है। देखिए, तो ये पॉप टेस्ट कैसे किया जाता है, मतलब कैसे जानेंगे कि ये पॉप की ध्वनि जानते हैं कैसे, किट 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 किट, फट फट। कभी आप आवाज़ की इसको देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कब होती है, तो ये आप कर सकते हैं। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जब आप लेके जाइएगा ना परखनली के पास, जहाँ हाइड्रोजन गैस मान लीजिए उसमें से निकल रहा है, आपको पता नहीं कि हाइड्रोजन गैस है कि कौन सा गैस है। अगर आपको पता करना है कि हाइड्रोजन गैस है तो आप मोमबत्ती जला लीजिए। मोमबत्ती जला के जब उस पर ले जाइएगा तो जस्ट मोमबत्ती जाएगा ना, फट करके बुझ जाएगा, फट करके बुझ जाएगा। जब जा जाएगा तो मोमबत्ती तो बुझ जाएगा, तो जलाने में लाइटर वाइटर देखिएगा, लाइटर वाइटर लगा के, तो ये उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है। मतलब हाइड्रोजन गैस से पॉप की ध्वनि निकलती है, फट फट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन गैस का पहचान है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए, चलते हैं अम्ल के दूसरे गुण पर। अम्ल के दूसरे गुण क्या है कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है के साथ अपक्रिया। धातु मतलब कि धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया, क्योंकि अम्ल का गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, अम्ल की अपक्रिया। अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण, जल और CO2 उत्पन्न करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं भाई, तो जो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा बाबू, ठीक है, सुनना पड़ेगा। अरे कहा गया है ना कि जो अच्छा सुन सकता है वो एक दिन अच्छा बोल सकता है। इफ़ यू आर गुड लिसनर, अगर आप अच्छे श्रोता हैं, आप एक दिन वन डे यू विल हैव गुड स्पीकर, यू विल बी गुड स्पीकर। आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे अगर आप सुन सकते हैं तो एक ध्यान से सुना जाए इसको और प्रयास किया जाए याद करने के लिए। एग्जाम एक लड़ाई है बाबू, इस लड़ाई को जीतना है। चलिए, धातु कार्बोनेट और अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और जल बनाता है। बाइकार्बोनेट के साथ भी यही प्रक्रिया है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, अम्ल मिलकर। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से मिलकर CaCl2 और H2 और CO2 का निर्माण कर रहा है। NaHCO3 इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बनाता है NaCl, नमक बनाता है, और H2 निकलेगा, जल बनेगा, और CO2 बनेगा। CO2 बन रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों क्या करता है, दोनों देखिए Na2CO3 खाने वाला सोडा है। ये खाने वाला सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके ये भी नमक बनाता है, NaCl बनाता है, H2O बनाता है और CO2 निकलता है, ठीक है। यानी कि दोनों स्थिति में सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके NaCl बनाते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आप सभी इसको ध्यान से सुन भी सकते हैं, सुन के भी अब बना सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं कि अब तीसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है धातु का, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अपक्रिया। यहाँ पे अम्ल छूट गया है, अम्ल का गुण पढ़ रहे हैं हम लोग। धातु ऑक्साइड से अम्ल की अपक्रिया। देखिए, धातु के ऑक्साइड हमेशा मूलतः भस्म होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये आया हुआ सवाल है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं, इसलिए यह अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्यों,
क्योंकि ये पहला गुण है अम्ल का कि वो भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर आप पढ़े हैं पहले चैप्टर में तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है अम्ल और भस्म साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और भस्म लवण तथा जल बनाते हैं, अभी हम बताएं कि धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, तो साफ क्लियर हो जाता है कि भस्म से अम्ल का कराया जा रहा है अभिक्रिया। तो ठीक है, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, इसलिए यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। चलिए, तो यानी कि धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण या जल बनेगा। यह समीकरण से स्पष्ट है। और इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो CaCl2 H2O जल बनाता है। CaCl2 लवण बना दिया और जल बना दिया। हाँ, CO क्यूप्रिक ऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट बना दिया, लवण बना दिया और जल बना दिया, H2O बना दिया। ये लगभग आपका अम्ल के गुण खत्म होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भस्म की ओर। भस्म क्या है? अम्ल का आपका पूरा मैंने करा दिया। चलिए भस्म की ओर कुछ ऐसे पदार्थ देख लेते हैं जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उसको आप सभी को याद करना बहुत ही आवश्यक है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। जैसे मैं आपके सामने है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। सेब जैसे हो गया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अच्छा, अगला चलते हैं इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ज़्यादातर। जैसे तो सिरिका में कौन सा है, तो सिरिका एसिटिक अम्ल। सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक। सब लोग जानते हैं, हमको लगता है अमाशय रस का pH मान 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सी से स्कर्वी और सी से एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आप दोनों याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। लाल चींटी, बिच्छू के डंक, इस सब में क्या है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो आप इसे आई होप आप सभी इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, भस्म। हम लोग आ जाते हैं भस्म पर। भस्म क्या है, भस्म। अच्छा, एक चीज़ है भस्म और क्षार, और एक चीज़ है क्षारक। अच्छा, पहले बता लेते हैं तब बताते हैं इसको। ठीक है, देखिए भस्म क्या है। भस्म का परिभाषा पहले देख लेते हैं हम लोग। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा होता है, तीखा या कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा जिसका pH मान 7 से अधिक हो उसे क्षार कहते हैं, क्षार या भस्म कहते हैं। ठीक है, वैसा मतलब कि वैसा वह पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तथा जिसका pH मान 7 से अधिक हो उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, अब ये एक बात आया था कि क्षारक किसे कहते हैं। देखिए, तो जल में जो घुल जाएगा ना, जल में घुलनशील भस्म को ही क्षारक कहते हैं। इससे ज़्यादा मतलब कि प्रेशर से पढ़ना नहीं है। क्षारक और क्षार दूसरा चीज़ नहीं है। क्षार और क्षारक में यही अंतर है कि क्षार है ना भस्म, अम्ल और भस्म पढ़ रहे हैं, और क्षारक मतलब कि जल में घुला दिए तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, और ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। चलिए, तो अम्ल भस्म हो गया, भस्म वह पदार्थ है। आर्हेनियस के द्वारा भस्म के बारे में क्या कहा गया है, देखिए आर्हेनियस कहे हैं कि आर्हेनियस के द्वारा बोला गया है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, यानी कि OH माइनस आयन प्रदान करता है। OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, मतलब कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन प्रदान करता है। ये आर्हेनियस बोले हैं। अच्छा, लुईस और फिलिप जो ये अम्ल में दिए हैं वही बात भस्म में भी दी है, उसके विपरीत। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन और लैरी ने कहा था कि अम्ल जो है प्रोटॉन देता है, तो भस्म प्रोटॉन नहीं देता है। उन दोनों लोगों ने इसके बारे में बात किया है। जैसे मान लीजिए लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो उसी ने कहा कि भस्म इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ठीक है, तो ये दोनों का परिभाषा हो गया और इसके अनुसार। चलिए अगला चलते हैं हम।
इसके उदाहरण में आपको ले सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे। तो आपके लिए हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH होना चाहिए, OH दिख रहा है आप सभी को, OH होना चाहिए, ठीक है, OH होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे हो जाएंगे भस्म के उदाहरण। चलिए भस्म के कुछ प्रकार देखते हैं। अब भस्म के कुछ प्रकार, जैसे अम्ल के प्रकार देखे थे वैसे भस्म के प्रकार प्रबल भस्म पहला है। तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं? प्रबल मतलब मजबूत, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो प्रबल भस्म वैसा भस्म जो जल में लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। यानी फिर से सुनिए, वैसा भस्म जो जल में लगभग पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन प्रदान करता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या हो जाएंगे प्रबल भस्म में? NaOH KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए दुर्बल भस्म क्या है? इसके विपरीत कि वैसा भस्म जो जल में सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो आप सभी इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। चलिए इसमें दुर्बल भस्म के उदाहरण आपके लिए हो जाएंगे NH4OH, ठीक है, और CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH के होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, MgOH के होल ट्वाइस, ठीक है, NH4 हो जाएगा। उसके बाद है भस्म के कुछ गुण भी है, हाँ गुण भी है, भौतिक गुण भी है, रासायनिक गुण भी है। भौतिक गुण में आप सभी लिखिएगा 1 नंबर में कि भौतिक ऐसे कहेगा तभी भौतिक गुण कहेगा तो भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए। और अम्ल की मात्रा को कम करते हैं, अम्ल को उदासीन बनाते हैं भस्म। अच्छा रासायनिक गुण में अब आ जाते हैं। 2 नंबर देखिए गुण लिख दिए हैं, आप एक जोड़ सकते हैं लिटमस पत्र वाला। और अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया एक इसका गुण है। कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्ल होते हैं, मूलतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। आपके लिए बहुत ही VVI प्रश्न होगा। अधातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड जब अम्ल हो गए तो भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण तथा जल बनाएंगे। ये तो पहले बात हो चुका है। यानी कि अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्ल होते हैं, इसलिए यह भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि ये आपके समीकरण द्वारा आपको दर्शाया गया कि अधातु के ऑक्साइड प्लस भस्म जल प्लस लवण बनेगा या लवण प्लस जल बनेगा। जैसे में एक उदाहरण हो गया, अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? धातु का ऑक्साइड है CO2 प्लस CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 संगमरमर और H2O जल। तो ये संगमरमर जो हो गया लवण हो गया और H2O जल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। भस्म के साथ जल की अभिक्रिया, ये तो हो सकता है, ये तो हो गया है। देखिए भस्म के साथ जल की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके OH आयन बना देता है, क्योंकि आर्हेनियस दिए हैं, ठीक है। आर्हेनियस तो यही तो बोलता है। तो ये गुण में भी आप सभी लिख सकते हैं कि भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O मिलकर क्या बना दिए? Na प्लस OH ऊष्मा निकाल दिए ना, OH माइनस आयन दिया, OH माइनस Na प्लस होगा, Na पर प्लस होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला गुण पे आते हैं। नेक्स्ट गुण क्या है? गुण है आपका कि भस्म धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए अम्ल में लिखवाए थे कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, उसमें जल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे भस्म जो है, भस्म धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब आ गया अगला 5वां कि भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया, भस्म और अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक गुण है इसका। चलिए अगले बढ़ते हैं। ये भस्म आपका खत्म हो गया। अब भस्म से आगे बढ़ते हैं। भस्म लवण, इसको साल्ट कहा गया है इंग्लिश में ना जी, इसको साल्ट के नाम से जाना जाता है, नमक एक तरह से। तो लवण क्या है? तो लवण आपका टॉपिक है। लवण जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है तब लवण प्राप्त होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है।
क्योंकि यह उदासीनीकरण अपक्रिया है। जब अम्ल के साथ भस्म की अपक्रिया कराई जाती है तो लवण प्राप्त होते हैं। लवण तथा जल बनता है, उसी लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH अम्ल और भस्म मिला देने पर NaCl प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। NaCl नमक और जल प्राप्त होता है। लवण तो ये हो गया, लवण बनता है अम्ल और भस्म की अपक्रिया से लवण बनता है। लवण के कितने प्रकार हैं? तो कुछ प्रकार हैं, जैसे मुख्यतः 3 प्रकार हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो सामान्य लवण पहला क्या है? सामान्य लवण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वैसा लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। मतलब वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप सभी एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na3PO4 सोडियम फास्फेट हो जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, NH4Cl क्लोराइड हो जाएगा ना जी, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है तो ये आपका सामान्य लवण के उदाहरण है। ये सारे जितने भी उदाहरण हमने बोला ये सामान्य लवण के उदाहरण है। अब चलते हैं अगला, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहा गया है? वैसा लवण जो अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन को आंशिक रूप से विस्थापन के फलस्वरूप बनते हैं। वैसा लवण जो अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन के अंशतः विस्थापन के फलस्वरूप बने हैं, आंशिक रूप से विस्थापित करके लवण जो बनता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, अम्लीय लवण में कौन आ जाएगा? NaHO3 सोडियम NaC है, NH4PO4 और NaH2SO4 ये सारे क्या हैं? अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला चलते हैं भास्मिक लवण। भास्मिक लवण क्या है? भास्मिक लवण किसे कहते हैं? वैसा लवण जो अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर लवण बनाता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। भस्म कब बनेगा, लवण कब बनेगा? जब अम्ल और भस्म की परिभाषा अभिक्रिया कराई जाएगी। तो वैसा लवण जो अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर लवण बनाए उसे भास्मिक लवण कहते हैं। भास्मिक लवण में कौन कौन से उदाहरण हैं देख लीजिए। CuOH के होल ट्वाइस, PbOH के होल ट्वाइस, PbOH NO3, MgOHCl, BaOHCl, BiOH2OH के होल ट्वाइस Cl, ये सारे क्या हैं? भास्मिक लवण के उदाहरण हैं, जिसमें से आपको हमको लगता है ये CuOH के होल ट्वाइस आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है आपके लिए, सूचक। सूचक क्या है? देखिए, सूचक के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं हमें कि देखिए सूचक क्या है। सूचक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, इंग्लिश में इंडिकेटर। वैसा पदार्थ जो दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक आपको नहीं लगता है कि जो सूचना दे, वैसा पदार्थ जो सूचना दे उसे सूचक कहेंगे। तो वैसा मतलब कि वैसा पदार्थ कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार की मात्रा उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे कि इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कैसे बदल जाता है, इसे सूचक कहते हैं। मतलब कि वो भी दर्शाता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम को भी दर्शाता है, और जिससे ये पता चलता है कि रंग या गंध अम्ल और क्षार में कैसे बदल जाता है, ये काम सूचक बताता है। ठीक है, तो ये सूचक को कैसे परिभाषा करेंगे? वैसा पदार्थ जो दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे कि इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कैसे बदल जाता है, उसे सूचक कहते हैं, ये बताता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक जितना प्रकृति में है बहुत सारा चीज़ है। सूचक अनेकों प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, मैंने लिखा है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक जो बनाया जाता है अपने से, गंधीय सूचक जो ऑफ करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक आइए देखते हैं। प्राकृतिक सूचक, जो वैसा सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता हो उसे प्राकृतिक सूचक। प्रकृति स्रोत मतलब कि जो चीज़ें इन्वायरमेंट में है, हम लोग वातावरण में, हम लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हवा, पानी, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जो चीज़ें भगवान के द्वारा दी गई है उसे प्राकृतिक कहते हैं। यानी कि जैसे लिटमस पत्र, हल्दी और चाइना का रोज है, गुलाब है कोई, लाल गोभी का पत्ता, ये सारे जो है ये लिटमस के काम एक तरह से सूचक का काम करते हैं, ये प्राकृतिक सूचक है।
और प्रकृति में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। याद रखिएगा प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, अब लिटमस, अच्छा लिटमस जब बात आया है तो लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस क्या है? तो लिटमस बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलेफाइटा ये है, थैलेफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। एक बैगनी रंग का रंजक होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? थैलेफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है लिटमस। ठीक है, लिटमस विलयन जब उदासीन होता है, मतलब कि जब न क्षार होता है न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग बैगनी होता है। याद रखिएगा लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। मैंने कुछ दिन पहले ये डाला भी था, पोस्ट किया था। ठीक है, तो ये लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। अम्ल क्षार जब नहीं रहे तब, अम्ल क्षार की तो अब बताइए दिए हैं अनिलवा पे लागल वाला क्षण ना, लिटमस पत्र। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। सूचक हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या पढ़े हैं? लिटमस पढ़े हैं, हल्दी पढ़े हैं, लाल गोभी का पत्ता पढ़े हैं, ये सब है ना। तो लिटमस हम लोग जानते हैं, लिटमस अम्ल को लाल कर देता है, क्षार में नीला हो जाता है। हल्दी अम्ल में पीला ही रहता है, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक है, हल्दी को अम्ल में डालिएगा तो, हल्दी को क्षार में डालिएगा तो लाल भूरा हो जाएगा हल्का सा। जब हल्दी अगर कपड़ा पे लग जाए और क्षारीय हम लोग के पास है ना सरफ में डालिएगा ना तो हल्का सा लाल छाहू पे हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि हल्दी एक सूचक है, क्षार में डालने पर लाल भूरा हो जाता है। ये लाल भूरा हो गया तो इसका मतलब कि बता रहा है कि विलयन जो है आपका कुछ तो जो गड़बड़ी है, तभी तो लाल भूरा हो गए हैं हम, इसीलिए इसको सूचक है, सूचना दे रहा है कि हम लाल भूरा हो गए हैं। ये विलयन कैसा है? तो ये विलयन क्षार है, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये क्षार है। ठीक है, ये बता रहा है। तो ये हो गया एक तरह का सूचक। अब कृत्रिम सूचक चलते हैं। 2 नंबर है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित, जिसको बनाया गया हो, सिंथेटिक, तो वैसा सूचक जिसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। वैसा सूचक जिसे प्राकृतिक द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है बल्कि रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। आप सभी इसे याद रखिएगा। जैसे में कृत्रिम सूचक में 2 गो है और दोनों का नाम आपको याद रखना है, मेथिल ऑरेंज और फिनोलोफैथिलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोलोफैथिलीन कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। अब नोट में लिखे हैं कि फिनोलोफैथिलीन अम्ल में रंगहीन तथा क्षार में गुलाबी हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि फिनोलोफैथिलीन अम्ल में कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, और क्षार में कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। ठीक है, क्षार में कैसा होता है? फिनोलोफैथिलीन। ये कैसा है? कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। फिनोलोफैथिलीन अम्ल में रंगहीन होते हैं और क्षार में गुलाबी होते हैं। आप सभी याद रखिएगा। अब 2 नंबर का फिनोलोफैथिलीन अम्ल रंगहीन तथा क्षार गुलाबी होता है, ये एक ही चीज़ है। चलिए गंधीय सूचक, तीसरा आगे हम लोग गंधीय सूचक में। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय, इससे आपको पता चल रहा है गंध का बात हो रहा है, स्मेल। तो गंधीय सूचक किसे कहेंगे? वैसा सूचक जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। वैसा प्राकृतिक पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर गंध बदल दे और पता है कि अरे ये तो दूसरा हो गया, तो इसका मतलब कि कोई दूसरा विलयन हो गया। तो आप अम्ल क्षार की पहचान इससे भी कर सकते हैं। पहचान करने के लिए सूचक बनाया गया, अम्ल और क्षार में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे में प्याज, लौंग, वेनिला इत्यादि, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप सभी इसको याद रखिएगा, प्याज, लौंग, वेनिला। प्याज को डालने पर क्या होता है? प्याज का रस जो है अम्ल में जब डालिएगा तो इस तीक्ष्ण गंध देता है, माने खराब गंध देगा। ठीक है, क्षार में जब डालिएगा तो कोई गंध नहीं देता है, जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। तो आप मतलब पता करना चाहते हैं कि ये विलयन जो है अम्लीय है या क्षारीय है, तो प्याज का रस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपके पास अगर प्याज है तो आप पता कर सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है, और डाल के देख लीजिए, अगर कोई गंध नहीं दे रहा है पहले जैसा है, इसका मतलब कि क्षार है विलयन क्या है? क्षारीय है। और गंध दे रहा है तीक्ष्ण गंध, तो अम्लीय है। ठीक है, अब लौंग का तेल, लौंग है, प्याज लौंग दोनों याद रखिएगा। तो लौंग जब अम्ल में डालने पर समान गंध रहता है, मतलब जैसे जो पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लौंग को जब क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं होगा, सामान्य गंध देगा। ये लगभग मतलब समान ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप सभी इसको बहुत ही बेहतर ढंग से फिर से सुनिए। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए। चलते हैं तब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कर रहिएगा, लाइक करने को बोलते नहीं है लेकिन करिए ज़रूर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।